नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो संख्या दिया गया है ना, उसका अलग अलग आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर निकाल के बताया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 2 आपका एक बार आया, ठीक है, और 3 आपका एक बार आया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 72 का अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 2 आपका 3 बार आया है और 3 आपका 2 बार आया, ठीक है। इसी प्रकार 120 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आपका 3 बार आएगा, 3 आपका एक बार आएगा, 5 आपका एक बार आएगा, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना है एचसीएफ, ठीक है, किसका, संख्या 6 का, 72 का और 120 का, ठीक है। कैसे निकालिएगा एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, ठीक है, कॉमन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो संख्या कॉमन दिख रहा है उसका सबसे लोवेस्ट पावर क्या है, ठीक है, उसको चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, ठीक है। लेकिन इन तीनों में, ठीक है, सबसे लोवेस्ट पावर क्या है, इसका है, ठीक है। तो यही आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहीं पर यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको चेक करना है 3 का, ठीक है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी, ठीक है। लेकिन पावर किसका कम है, देखिए इसका पावर कम है, इसका पावर कम, ठीक है। तो आपको एक बार लिखना पड़ेगा 3, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं, ठीक है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2 एक बार, 3 एक बार, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, एचसीएफ निकल गया, ठीक है। अब हमको एलसीएम निकालना होगा 6 का, 72 का, 120 का। तो क्या करेंगे, हम यहाँ चेक करेंगे सबसे ज़्यादा पावर किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, ठीक है। लेकिन हमको चेक करना है इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावर किसका है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका पावर है, ठीक है, 3, यहाँ भी आपका 3 है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको एक लिखना पड़ेगा 2 दी पावर 3, ठीक है ना। इसके बाद हम चेक करते हैं 3, ठीक है, 3 आपका यहाँ पर एक बार है, 3 यहाँ 2 बार है, 3 यहाँ पर एक बार, ठीक है। तो हमको यहाँ देखना है सबसे ज़्यादा घातांक किसका है, पावर किसका, ठीक है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसका पावर ज़्यादा है, ठीक है ना, 3 का पावर 2 है ना, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावे, ठीक है, जो कॉमन है उसको छोड़ के जो बच गया है ना, उसको भी लिखना पड़ता है एलसीएम में, ठीक है। तो ये बच गया था हम लोग का, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सबको मिला के गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 2 3 बार आया था, 3 2 बार और 5 एक बार, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 तिया 24 हो जाएगा, 24 25 कितना हो जाएगा 120, 120 तिया कितना हो जाएगा 360, ठीक है। ये आपका निकल गया एलसीएम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो समझिए, ठीक है। पहले लिखना पड़ेगा माना, ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। क्या मानना पड़ेगा, √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि √3 को हम क्या कर सकते हैं, a/b में या p/q में लिखा जा सकता है, ठीक है। जहां पर b जो होगा नीचे, ठीक है ना, हर, ठीक है, 0 बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, b √3 हो जाएगा इज इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों और वर्क करने पर, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका b √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका बनेगा 3, ठीक है, चूंकि यहाँ से रूट हट जाएगा और ये आपका बनेगा b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर जो है ना, a स्क्वायर क्या करेगा, 3 से विभाजित है, ठीक है ना। इसीलिए प्रमेय द्वारा हम लिख सकते हैं कि 3 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। ये आपको सब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अतः a बराबर 3c लिखा जा सकता है, जहां पर c एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, जहां पर आपका a था वो हो जाएगा 3c, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे b स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 9c स्क्वायर ऊपर जाएगा और 3 आपका नीचे जाएगा, ठीक है। 3 से भाग लगाएंगे तो आपका बन जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, ठीक है ना। इसका अर्थ ये है कि b स्क्वायर जो है ना, b स्क्वायर क्या करेगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक है। इसलिए प्रमेय से b भी 3 से विभाजित होगा।
अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सह अभाज्य है। इसके बाद हमको लिखना पड़ेगा हमें यह विरोधाभास, ठीक है, हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इतना लिखना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, x² - 3, ठीक है ना, इसका स्क्वायर तो है, इसका होगा x², ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर तो होगा नहीं, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर रूट लगाएंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मेट में आ जाएगा a² - b²। ठीक है, इसका होता है a + b a - b। ठीक है, तो ऐसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर x माइनस एक बार √3, एक बार आपको x प्लस √3 करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए x² - 3 का मान शून्य होगा, जो कि आपको निकालना क्या है, शून्य निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, x माइनस √3 = 0 एक बार, और एक बार हो जाएगा x + √3 = 0। ठीक है, तो इसका हो जाएगा x = √3, ठीक है, और इसका हो जाएगा -√3। ठीक है ना, अब हम चेक करेंगे शून्यकों का योग। ठीक है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है = -b/a होता है। ठीक है ना, तो आपका अल्फा था √3, ठीक है, और बीटा मेरे पास था -√3। ठीक है, इक्वल टू करेंगे, ठीक है, -b। ठीक है, तो b में क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, ठीक है, a मेरा क्या है 1 है, ठीक है, b मेरे पास क्या है 0 है, ठीक ना, और c मेरे पास क्या है -3 है। ठीक है, तो b मेरे पास क्या आएगा 0, है ना, तो यहाँ पर हम रखेंगे b में क्या रखेंगे 0। ठीक है, और a मेरे पास क्या था 1 था, तो 1 कर देंगे। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये भी 0 आ गया, ये भी आपका 0 आएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये आपका होता है अल्फा × बीटा = c/a होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ देखिए अल्फा मेरे पास क्या था √3 था, ठीक है, और बीटा मेरे पास क्या था -√3। ठीक है ना, = c मेरे पास कितना था -3, ठीक है, और मेरे पास a कितना था 1। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, -3, और इसका आएगा आपका -3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन आया है ना शून्यक, वो क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, O, उसका जो डिस्टेंस दिया गया Q से 25 है, और वृत्त का जो स्पर्श रेखा का बिंदु T है उसके साथ इसका जो डिस्टेंस है Q का 24 है। ठीक है ना, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ दिया गया है, ठीक है, OQ = 25 सेंटीमीटर, QT = 24 सेंटीमीटर, और T बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पर स्पर्श रेखा होता है वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इसका जो कर्ण होगा ये आपका OQ होगा। ठीक है ना, तो OQ² हो जाएगा। ठीक है, OQ² = ठीक है OT², ठीक है, प्लस QT²। ठीक है, ये आपका बन गया पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, OQ² = क्या होगा OT² प्लस QT²। ठीक है ना, उसके बाद देखिए आपको यहाँ रखना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, OQ मेरे पास कितना था 25 ना, इसको रख दीजिए। ठीक है, OT आपको निकालना है, प्लस कर दीजिए। ठीक है, और QT आपको दिया गया था 24। ठीक है, ये इसको रख दीजिए। ठीक है ना, चूँकि आपको यहाँ OT निकालना है, इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, और 24² को यहाँ कर दीजिए। ठीक है ना, तो देखिए आपका फॉर्मूला में आ गया a² - b²। ठीक है, इसका होता है a + b, ठीक है, और a - b होता है, तो एक बार इसको प्लस कर दीजिए और एक बार इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका होगा 49। ठीक है ना, = OT², तो यहाँ से हो जाएगा OT = √49। ठीक है ना, इसका कितना आएगा 7 आएगा, तो इसका निकल गया आंसर कितना, OT = 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नांकित अक्षर अंकित है। ठीक है, ABCDEA। ठीक है ना, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, D प्राप्त हो। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए
संभाव्य परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी? 6 होगी। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो अक्षर है आपका 6 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। इसमें ए 2 बार आया है, ठीक है ना। इसीलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ए एक बार यहाँ आया है, एक बार आपका यहाँ आया, ठीक है। आपका ए कई बार आया है? 2 बार आया है, ठीक है ना। तो प्रायिकता क्या निकालेंगे? प्रायिकता बराबर हो जाएगा, नीचे आपका 6 आएगा, ऊपर आपका 2 आएगा, ठीक है। इसको भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 1/3, ठीक है। इसके बाद देखिए बी, ठीक है। इसमें डी एक बार आया है, ठीक है ना। इसीलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। अब निकालेंगे प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता निकालेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा, नीचे आपका 6 आएगा, ठीक है, और ऊपर आपका 1 लिखा है, ठीक है। 1/6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के लिए, है ना, k का मान ज्ञात करें, ठीक है। यदि उसके 2 बराबर मूल हो, ठीक है ना। कंडीशन क्या दिया गया है? यदि उसके 2 बराबर मूल हो, ठीक है ना। अब इसका हल देखिए, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ लिखिएगा, a क्या दिया गया है? 2, ठीक है। b क्या मेरे पास है? k, ठीक है। और c मेरे पास क्या है? 3, ठीक है ना। चूंकि मेरे पास क्या कंडीशन दिया गया था? 2 बराबर मूल का, ठीक है ना। इसीलिए क्या होगा, हम लोग का विभक्तर जो होता है 0 होता है, ठीक है ना। चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है, ठीक है, इसीलिए d क्या होगा हम लोग का? d बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो विभक्तर हो जाता है b² - 4ac = 0, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, मेरे पास b क्या था? k था ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 4 हो जाएगा। a मेरे पास 2 था और c मेरे पास क्या था? 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? k² - 24, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? k² = इसको उधर भेज देंगे, इसका आ जाएगा 24 और k = हो जाएगा √24, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं k = ठीक है √262, ठीक है। तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 6 आपका अंदर रहेगा, ठीक है ना। देयरफॉर k = आ जाएगा +- 2√6, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। k का वैल्यू निकल गया, ठीक है।